शेप एंड साइज पे भी डिपेंड करता है। तीसरा है डिस्टेंस बिटवीन बोथ कॉइल्स। डिस्टेंस बिटवीन बोथ कॉइल्स, इन दोनों कॉइल के बीच में डिस्टेंस कितना है इस पे भी डिपेंड करता है। और साथ ही साथ मीडियम बिटवीन द कॉइल्स एंड मीडियम बिटवीन द कॉइल, इन दोनों कॉइल के बीच में कौन सा मीडियम है या दोनों कॉइल को किस मीडियम में रखा गया है, इन बातों पे भी क्या करता है, ये डिपेंड करता है। अब हम लोग देखें कि इसमें जो मैग्नेटिक जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी। तो सिंस जैसा कि हम जानते हैं E इक्वल टू माइनस डी फाई टू अपान में dt होगा, जहां पे डी फाई टू अपान dt क्या है, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल है। और माइनस साइन जो है लेंज लॉ की वजह से आता है। अगर इसमें फाई टू की वैल्यू अगर मैं रख दूं यहां से, तो ये फाई टू है, तो फाई टू इक्वल टू एम आई वन, तो ये हो जाएगा एम आई वन या माइनस एम डी आई वन अपान में डी टी। तो ये हमें मिल गया E इक्वल टू माइनस डी आई वन अपान में डी टी, जो कि ये म्यूचुअल इंडक्शन है। ठीक है बेटा, तो ये हम लोगों ने देखा इसमें कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन जब किसी एक कॉइल में जब करंट फ्लो कराते हैं तो उस करंट के ड्यू टू उसके पास में जो सेकेंडरी कॉइल यानी दूसरी कॉइल होती है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। और उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से जो उसमें ईएमएफ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको म्यूचुअल इंडक्शन के नाम से जाना जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हाँ बेटा, देखिए कल हम लोगों ने सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। म्यूचुअल इंडक्शन एंड इंडक्टर भी पढ़ लिया था, सेल्फ इंडक्शन भी पढ़ लिया था। और हम लोगों ने किसी सोलेनॉइड में सेल्फ इंडक्शन भी या किसी सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्शन भी पढ़ लिया था। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं मैग्नेटिक एनर्जी इन एन इंडक्टर। किसी इंडक्टर में कुल कितनी मैग्नेटिक एनर्जी या मैग्नेटो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, ये ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए इसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कुल कितना मैग्नेटो स्टैटिक एनर्जी या मैग्नेटो पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक इंडक्टर हमने लिया, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक इंडक्टर लिया है, ये इंडक्टर है। और इस इंडक्टर को कनेक्ट कर दिया है एक एक्सटर्नल सोर्स से, कनेक्ट कर दिया है। और यहां पे हमने एक की लगा दिया है। अभी की हमारा ओपन है, ये इंडक्टर है, इंडक्टर को L से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ही इस की को क्लोज करते हैं, तो उस सिचुएशन में यहाँ पे एक करंट अपफ्लो होने लगता है इस सर्किट में। मान लीजिए कि इसमें करंट आई फ्लो करने लगता है। इस करंट के फ्लो करने से ये जो इंडक्टर है इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से इसमें से एक मैग्नेटिक फ्लक्स भी पास होता है। जैसे करंट के मैग्नीट्यूड को अगर चेंज किया जाता है तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो पास हो रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स में कुछ चेंजेज आते हैं। और उस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेज की वजह से इसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। और यह ईएमएफ इस तरह से प्रोड्यूस होता है कि वह उस रीजन का अपोज करता है जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो किस रीजन की वजह से इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस तब हो रहा है जब यहाँ पे करंट के मैग्नीट्यूड में हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ये पता करना है कि इस इंडक्टर में कुल कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है। तो यहाँ पे देखिए इस इंडक्टर में वह एनर्जी स्टोर होगी
जो इस सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए बैटरी के द्वारा जो यहाँ वोल्टेज सप्लाई किया जाएगा, वही वोल्टेज जो वोल्टेज सप्लाई किया जाएगा वही क्या हो जाएगा, इसमें मैग्नेटो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग यही कैलकुलेट करने वाले हैं कि यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर हो रही है यानी कि मैग्नेटिक एनर्जी या मैग्नेटो पोटेंशियल एनर्जी, वह कुल कितना इसमें स्टोर होती है। तो इसके लिए हमने ये पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो मैग्नेटो पोटेंशियल एनर्जी है वह किसके बराबर होगा, सिंस मैग्नेटो पोटेंशियल एनर्जी in inductor will be equal to work done by battery to maintain a current in circuit, ये इसके बराबर होगी। अब हम लोगों को ये वर्क डन कैलकुलेट करना है कि इस पोटेंशियल के द्वारा इस बैटरी के द्वारा कुल कितना पोटेंशियल इसको सप्लाई किया जाता है जिससे कि इस सर्किट में करंट आई मेंटेन रहे। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हेलो, हाँ बेटा, सर मैग्नेटो हेलो सर, आवाज इको हो रही है। हाँ बोलिए ना सर, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी और मैग्नेटिक वही है, एक ही है। मैग्नेटो पोटेंशियल एनर्जी और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी एक ही है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के ड्यू टू कुल कितना उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है वही है। ठीक है बेटा, वही है। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों को क्या फाइंड करना है कि इसमें सेल्फ इंडक्टेंस के ड्यू टू कुल कितना ईएमएफ है। तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि सिंस E इक्वल टू माइनस एल डी आई अपान में डी टी, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। वेयर एल इज सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, तो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया था कि यदि किसी कॉइल या कंडक्टर में जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जिससे कि उससे एक मैग्नेटिक फ्लक्स भी प्रोड्यूस होता है, और जब करंट के मैग्नीट्यूड को चेंज किया जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज होता है जिसकी वजह से उसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वह ईएमएफ E इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी के इक्वल हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो ये ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है वह उस रीजन का अपोज करेगा जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है किसकी वजह से, करंट के फ्लो होने की वजह से। जैसे ही करंट को ये अपोज करेगा तो उस करंट को क्या करेगा, वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। अब उस करंट को मेंटेन करने के लिए यहाँ से बैटरी के द्वारा एक इसमें पोटेंशियल सप्लाई करना पड़ेगा, और वही पोटेंशियल वही जो वर्कडन है वही वर्कडन क्या होगा, हमारा मैग्नेटो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसमें पोटेंशियल E है तो बैटरी के द्वारा इसी के इक्वल मींस इस ईएमएफ के इक्वल ही, इसमें ईएमएफ के इक्वल ही बट अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ से पोटेंशियल प्रोवाइड करना पड़ेगा किसके द्वारा, बैटरी के द्वारा। तो यहाँ पे सिंस V इक्वल टू V क्या है, तो ये पोटेंशियल सप्लाइड बाय द बैटरी, और ये किसके इक्वल होगा, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा E के, और माइनस साइन जस्ट उसको अपोज करने के लिए लगाया गया है। ठीक है बेटा, तो V इक्वल टू माइनस E, ये हमें यहां से मिल जाएगा पोटेंशियल जो ऑलरेडी बैटरी के द्वारा इस करंट को मेंटेन करने के लिए, सर्किट में मेंटेन करने के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देखें कि टोटल वर्क डन कितना हो रहा है, मतलब बैटरी जब वोल्टेज सप्लाई कर रही है उस सिचुएशन में बैटरी के द्वारा कुल कितना यहाँ पे वर्क डन किया जा रहा है, तो वह वर्क डन किसके बराबर होगा, तो
डी डब्ल्यू एक स्मॉल वर्क डन जो बैटरी, क्योंकि बैटरी क्या होगी, बैटरी धीरे 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 वोल्टेज सप्लाई करेगी, मतलब स्मॉल वर्क डन स्टार्ट होगा। और यह स्मॉल वर्क डन किसके बराबर होता है, तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, डी डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू डी टी, पी इंटू डी टी। पी क्या है, तो ये इलेक्ट्रिक पावर है, पी जो है इलेक्ट्रिक पावर है, और डी टी क्या है, एक स्मॉल टाइम है। एक स्मॉल टाइम में जो बैटरी के द्वारा दिया गया पोटेंशियल है वो स्मॉल होगा, इसलिए उसमें एक स्मॉल वर्क डन मेंटेन किया जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं वेयर P इज इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, और इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल टू क्या होता है, किसके बराबर होता है, दैट इज P इक्वल टू V इंटू आई के बराबर होता है। अगर पोटेंशियल और करंट के फॉर्म में लिखें तो P को हम लोग लिख सकते हैं V इंटू आई। अब यहाँ पे यदि P की वैल्यू मैं V इंटू आई लिख देता हूं तो ये मिल जाएगा आपको V इंटू आई इंटू में dt। ठीक है बेटा, ये dw मिल गया। अब जैसे जैसे इसमें करंट बढ़ता जाएगा, सॉरी पोटेंशियल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वर्क डन बढ़ता जाएगा, और वह वर्क डन इस इंडक्टर में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होता जाएगा, स्टोर होते जाएगा। अब यहां से अगर V के प्लेस पे ये V की वैल्यू माइनस ई ट्रांसफर कर दें, माइनस ई, तो ये मिल जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस ई इंटू आई इंटू डी टी, ये हमें मिल जाएगा। और यहाँ पे लिख सकते हैं V इक्वल टू माइनस ई, ये हमें यहां से मिल गया बेटा माइनस ई आई इंटू में डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे E इक्वल टू क्या है बेटा, यहाँ पे ध्यान दो, देखो E इक्वल टू EMF किसके बराबर होता है, तो E इक्वल टू माइनस एल डी आई अपन डी टी, जो सेल्फ इंडक्टेंस के फॉर्म में है। तो सिंस E इक्वल टू माइनस एल डी आई अपन में डी टी, अगर E के प्लेस में मैं ट्रांसफर कर देता हूं, अच्छा यहाँ पे स्मॉल आई लिया है, इसको भी मैं कैपिटल आई लिखता हूं, कैपिटल आई, कैपिटल आई, तब उस सिचुएशन में ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा, E के प्लेस पे फिर आ जाएगा माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इंटू में आई इंटू में डी टी, ये कुछ ऐसा मिल जाएगा बेटा। E के जगह पे ये लिख दिया है, बाकी आई डी टी तो जैसा है वैसे ही रहेगा। डी टी से डी टी यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आपको मिल जाएगा एल डी आई, आई इंटू डी आई, आई इंटू में डी आई, ये कुछ ऐसा मिल गया बेटा, ये डी डब्ल्यू इक्वल टू। तो स्मॉल वर्क डन तो हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन टोटल वर्क डन कुल कितना होगा, टोटल वर्क डन कुल कितना होगा बैटरी के द्वारा, मतलब कुल कितना वर्क डन किया जाएगा करंट आई को मेंटेन करने के लिए। तो कहां से कहां तक, जीरो से लेकर के कैपिटल आई तक, मतलब कि मैक्सिमम करंट इसमें फ्लो करने के लिए कुल कितना इसके द्वारा वर्क डन किया जाएगा। तो हम क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर दें। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आई एल आई डी आई, ये मिल जाएगा हमें। एल कांस्टेंट है क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस से कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, तो यहां से एल को बाहर कर देंगे और ये मिलेगा जीरो टू आई आई डी आई इक्वल टू एल इंटू आई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आई की स्क्वायर, आई के रिस्पेक्ट में, ये होगा आई स्क्वायर अपान में टू, जीरो टू आई। अगर मैं ये लिमिट ट्रांसफर कर दूं तो ये मिल जाएगा एल आई स्क्वायर अपान में टू, क्योंकि जब लोअर लिमिट रखेंगे तब तो वो जीरो हो जाएगा। तो ये हमें मिल गया कितना, 1/2 एल आई स्क्वायर या 1/2 एल आई स्क्वायर, ये हमारा मिल गया टोटल वर्क डन, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन W के रिस्पेक्ट में W हो जाएगा। तो टोटल वर्क डन हमें मिल गया 1/2 एल आई स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब हमें देखना है कि कुल कितना पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हुआ। तो जैसा कि हम जानते हैं सिंस पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रो मैग्नेटोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो U होगा वह किसके बराबर होगा, तो वह वर्क डन के बराबर होगा। और वर्क डन हमने कितना फाइंड आउट किया, 1/2
एल आई का स्क्वायर, यही एनर्जी जो है स्टोर हो जाएगी किसमें, इस इंडक्टर में। ये जो अभी हमने निकाला इतनी एनर्जी इस इंडक्टर में स्टोर होगी। अब यहाँ बेटा एक चीज समझने वाली बात है कि जैसे करंट जब हम इंडक्टर को देते हैं, जैसे करंट इस सर्किट में फ्लो करता है, तो यहाँ पे इंडक्टर में जो प्रोड्यूस होने वाला ईएमएफ है वह इस करंट का अपोज करता है, और इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वह 1/2 LI स्क्वायर के रूप में स्टोर हो जाती है। ये जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया था, लेकिन धीरे धीरे जब मैक्सिमम तक हो जाएगा, मैक्सिमम करंट पहुंच जाएगा, तो उस सिचुएशन में यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा, क्योंकि अगर मैक्सिमम करंट हो गया तो करंट कांस्टेंट हो जाएगा। करंट कांस्टेंट होने की वजह से इसे मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट अगर हो गया तो इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो पास हो रहा था वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स यदि कांस्टेंट हो गया तो उस सिचुएशन में ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि ईएमएफ तो तभी प्रोड्यूस होगा जब उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, चेंज होगी, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अब यहाँ पे ये हम देखें, जैसे ही हम स्विच को ऑफ करते हैं, स्विच को जैसे ही ऑफ करेंगे तो इसमें करंट क्या होगा, करंट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, मतलब इसमें से धीरे धीरे करंट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और जब डिक्रीज होगा तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, हेलो, हाँ बेटा, ओके, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जयेश आपने ये देख लिया कि इसमें जैसे ही हम करंट को स्विच ऑफ कर रहे हैं, सॉरी स्विच को जैसे ही हम लोग ऑफ कर रहे हैं तो यहाँ से करंट क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। करंट डिक्रीज होकर के फिर जैसे ही करंट डिक्रीज होता है तो इस सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए जो हमारा इंडक्टर है जिसने एनर्जी को स्टोर कर रखा है, उस एनर्जी को क्या करेगा, अब ये अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा, मतलब ये एनर्जी देना शुरू कर देगा, और एनर्जी अब ये देना शुरू करेगा जिससे कि इसमें करंट क्या होगा, फिर मेंटेन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इंडक्टर एक ऐसी डिवाइस है कि जब उसमें करंट सप्लाई किया जाता है तो एनर्जी जो है इंडक्टर में क्या होती है, स्टोर हो जाती है, और जब करंट वहां से बंद हो जाता है तो फिर इंडक्टर जो है एनर्जी को सप्लाई करना शुरू कर देता है अपने सर्किट में। ठीक है बेटा, तो ये हम लोगों ने आज की क्लास में देखा कि मैग्नेटिक एनर्जी इन एन इंडक्टर, किसी इंडक्टर में कुल कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है बेटा, हाँ बेटा बोलो। एक बार फिर से समझा दीजिए। हाँ बेटा, तो देखिए यहाँ पे दो सोलेनॉइड है, यहाँ पे हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे दो सोलेनॉइड है, एक जो रेगुलर वाला है जिसका फेस ये नीचे की तरफ है, ये यहाँ पे है, और एक जो है ऊपर है, ये ऊपर है। नीचे वाले को प्राइमरी सोलेनॉइड कहेंगे, नीचे वाले को प्राइमरी सोलेनॉइड, और ऊपर वाले को सेकेंडरी सोलेनॉइड कहेंगे, सेकेंडरी सोलेनॉइड। अब यहां है, हाँ बेटा, नहीं ऊपर वाले में करंट हम नहीं दे रहे हैं, नीचे वाले में करंट दे रहे हैं, नीचे वाले में, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है ना बेटा। म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब है कि एक में जैसे मान लो कि प्राइमरी सोलेनॉइड में मैं करंट दे रहा हूं तो उसके ड्यू टू प्राइमरी सोलेनॉइड के एक्सिस के अलॉन्ग जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, फिर उसके अलॉन्ग मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स से चेंज होने की वजह से सेकेंडरी सोलेनॉइड में कुल कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, बस वही हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो भी करंट हम प्रोवाइड करेंगे वह प्राइमरी सोलेनॉइड में प्रोवाइड करेंगे, प्राइमरी सोलेनॉइड में, और प्राइमरी सोलेनॉइड में करंट प्रोवाइड करने की वजह से इसमें क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, और इसको मैं B1 नाम दे देता हूं, B1,
अब यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा, हाँ बेटा बोलो, क्यों डायरेक्शन उल्टा हो बेटा? किधर? इधर? इधर आना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड किधर से निकलती है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब, हाँ, तो करंट का डायरेक्शन ये है ना, तो करंट का डायरेक्शन सही तो है बेटा? क्या हो गया बोलो, सही तो है? देखो करंट के डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है वो डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को लेके जाओ, कर्ल करो वो डायरेक्शन में। तो देखो अंदर से जा रहा है तो अंदर से ऐसे बाहर ही आ रहा है ना बेटा, अंदर वाले जैसे जैसे ये पाइप देखो, ये देखो, इस पे हमने वायर को नीचे से ले गया तो नीचे से करंट ऐसे जा रही है, हमने इसको ऐसे कर्ल किया, तो कर्ल किया तो ऐसे बाहर तरफ आ रही है, बाहर तरफ आ रही है, तो हमारा जो थंब है इसी डायरेक्शन में तो जा रहा है बेटा, ये डायरेक्शन में जा रहा है, करेक्ट है, ये डायरेक्शन में जा रहा है, हमारा थंब जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है। तो यहाँ पे हमने क्या करा कि इसमें करंट दिया जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड इस सोलेनॉइड के एक्सिस के अलोंग प्रोड्यूस हुई। अगर मैं मान लेता हूं कि प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टोटल टर्न N1 है और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टोटल टर्न यदि N2 है, तो उस सिचुएशन में और इस प्राइमरी कॉइल में फ्लो होने वाली करंट I1 है, तो इसमें जो प्राइमरी कॉइल के एक्सिस के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो हो जाएगी B1। अब यहाँ पे B1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? क्या B1 इक्वल टू हम लोग लिख रहे थे म्यू नॉट N1 इंटू I1, म्यू नॉट N1 इंटू I1, वेयर N1 इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ये हो जाएगा। अगर मैं मान लेता हूं कि इस सोलेनॉइड की जो लेंथ है अगर स्मॉल l है तो देयरफॉर N1 इक्वल टू क्या मिलेगा? क्या L अपान में क्या N1 अपान में L मिल जाएगा बेटा? N1 अपान में L मिल जाएगा पर टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। अब इस N1 की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर रख दूं तो ये हो जाएगा B1 इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1 अपान में L। ये हमने B1 निकाल लिया कि इसमें टोटल फ्लो होने वाला मैग्नेटिक फील्ड कुल कितना है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब यहां से हम लोग देखें कि ये जितना भी मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी सोलेनॉइड से जितना पास कर रही है वो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वह सेकेंडरी कॉइल के भी एक्सिस से पास कर रही है कि नहीं कर रही बेटा? क्योंकि दोनों कोएक्सियल हैं। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल के एक्सिस से पास कर रही है वो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल के भी एक्सिस से पास कर रही है ना? क्लियर हो गया? ठीक है। तो उस सिचुएशन में अगर मैं ये देखूं कि इस मैग्नेटिक फील्ड जो सेकेंडरी कॉइल के एक्सिस से पास कर रही है, अगर करंट के चेंज होता है तो करंट के चेंज होने से उसमें कुल कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा? तो मैग्नेटिक फ्लक्स इन φ2, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी सोलेनॉइड में कुल कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, अगर मैं इसको नोट करूं तो φ2 इक्वल टू, इसके लिए फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा? तो टोटल नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी सोलेनॉइड इनटू में B1 डॉट A। ये क्या है? तो ये जो है इस कॉइल का क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये जो है क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब इसको मैं ब्रेक कर दूं तो ये बन जाएगा N2 B1 A cos ऑफ थीटा। थीटा क्या है? तो इस मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। तो यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन सेम होने की वजह से यहाँ पे जो थीटा है वो 0 डिग्री है, तो थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0। तो अगर थीटा को मैं 0 कर देता हूँ
तो ये हो जाएगा N2 B1 A cos थीटा cos 0 1 हो गया। ये हमें मिल गया फाई 2। ठीक है बेटा, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब यहां से B1 की वैल्यू, ये B1 की वैल्यू अगर इसमें ट्रांसफर कर दिया जाए तब ये मिल जाएगा फाई इक्वल टू N2 इंटू B1 के प्लेस पे म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L, म्यू नॉट N1 I1 अपान में A इंटू में सॉरी अपान में L इंटू में A। ये मैग्नेटिक फ्लक्स मिल गया बेटा, ये फाई 2 है, सॉरी ये फाई 2 है। मतलब सेकेंडरी सोलेनॉइड में प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स N2, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो क्या मिलेगा, म्यू नॉट A इंटू N1 N2 I1 होल अपान में L। ये सेकेंडरी कॉइल में, सेकेंडरी सोलेनॉइड में प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स फाई 2 हो गया। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब हम लोगों को फाइंड करना है कि इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है। तो हम जानते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होता है, सिंस म्यूचुअल इंडक्टेंस M इक्वल टू, कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा। तो सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाई फर्स्ट सोलेनॉइड में फ्लो करने वाला करंट। मतलब यही हम लोगों ने देखा था कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल टू फाई अपान में आई होता है। अब यहाँ पे करंट तो प्राइमरी सोलेनॉइड में जा रहा है और वह कितना करंट है, I1 है, और इसी के ड्यू टू सेकेंडरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो फाई 2 चेंज हो रहा है, फाई 2 मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस फाई 2 अपान में I1, इसको हम लोग लिख रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब यहाँ पे फाई 2 की वैल्यू मैं यहाँ से रख दूं तो ये कितना मिल जाएगा, 1 अपान में I1 को मैंने बाहर कर दिया और फाई 2 के प्लेस पे लिख सकते हैं म्यू नॉट A N1 N2 I1 होल अपान में L। ये ऐसा बन जाएगा, I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा M इक्वल टू म्यू नॉट A N1 N2 अपान में L। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस इन द सेकेंडरी कॉइल। मतलब ये हम कह सकते हैं कि यदि दो सोलेनॉइड को एक्सियल हैं तो उनका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो होगा म्यू नॉट A N1 N2 अपान में L, जहां पे ये क्या है तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सोलेनॉइड है, N1 क्या है तो नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी सोलेनॉइड है, N2 क्या है नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी सोलेनॉइड है, और L क्या है तो लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। और यहाँ पे म्यू जो है वह परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस है। अगर मैं इसको किसी मीडियम के लिए अगर बात करें तो फॉर एनी मीडियम यहाँ पे जो म्यू नॉट है वहां पे हम लोग म्यू यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा M इक्वल टू म्यू A N1 N2 अपान में L। ये हमें मिलेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। हाँ बेटा, क्या